हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डोनोवा अकेडमी। हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा था, जो हमारी पहली क्लास थी। और आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स में कई सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं। दोनों ही एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर सिर्फ एक पीस ऑफ जंक है। ओके, एक डब्बे की तरह है बस। ओके, एक प्लास्टिक का डब्बा या मेटल का डब्बा। अब हार्डवेयर बेसिकली आप कंप्यूटर सिस्टम या फिर किसी भी, इवन मोबाइल फ़ोन्स, वो भी एक छोटे कंप्यूटर की तरह ही है। उनमें जो भी चीज़ हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। जैसे कि उसका मॉनिटर, ओके, उसकी जो बॉडी होती है, प्लास्टिक का फ्रेम जो होता है, और सीपीयू, ओके, कीबोर्ड, माउस, ये सभी कुछ हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर में जो उसका इंटरनल पार्ट है, जो कि बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोड के तौर पर होता है, बाइनरी लैंग्वेज में होता है, बाइनरी नंबर्स में, वो सॉफ्टवेयर होता है। ओके, और जब हम इनपुट देते हैं हार्डवेयर के थ्रू किसी कंप्यूटर को, तो वो जो प्रोसेस करता है वो सॉफ्टवेयर में करता है, और हमें आउटपुट देता है हार्डवेयर की मदद से ही, जो कि मॉनिटर पर देता है। ओके, अब हार्डवेयर में दो तरह के डिवाइस आते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और कुछ डिवाइसेस ऐसे तो ऐसे होते हैं जो दोनों के ही फंक्शंस को पूरा करते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे एक यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है या फिर इनपुट देता है। ओके, जैसे कि माउस। हम माउस में जो भी की दबाते हैं, जो भी की प्रेस करते हैं, मान लीजिए हम अपना नाम जो लिखते हैं, तो वो जो हर की स्ट्रोक जो कीबोर्ड पर होता है, वो एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर कंप्यूटर रीड करता है, और उसके लिए वो इनपुट होता है। ओके, अब सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में आते हैं कीबोर्ड पर। कीबोर्ड आप सभी ने आम श्योर ज़रूर देखा होगा। उसमें अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं, जैसे कि न्यूमेरिक कीज़ जो कि नंबर्स पर बेस्ड होती हैं 0 to 9, अल्फ़ाबेट कीज़ जो कि A to Z होती हैं, लॉजिकल कीज़ यानी कि जो ग्रेटर देन, इक्वल टू, हैशटैग। ओके, उसके बाद मैथमेटिकल कीज़ जिसमें प्लस, माइनस, डिवीजन और ये सभी आते हैं। अब कंप्यूटर कीबोर्ड में आपने सबसे ऊपर वाली रो में F नाम की कीज़ देखी होंगी, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं। उन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं, और उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ओके, इसीलिए उन्हें फंक्शन कीज़ कहा जाता है। ये 12 होती हैं टोटल। और कई मॉडर्न डे के जो कीबोर्ड्स आते हैं, उनमें प्रिंटेड भी होता है कि इस की का फंक्शन ये है। ओके, जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करना, ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना, या फिर कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ अगर उस की को प्रेस करें तो और भी अलग फंक्शंस उसके होते हैं। कर्सर मूवमेंट कीज़ यानी कि पेज अप, पेज डाउन और एंड, होम, ऐसी कीज़ जिनसे हम कंप्यूटर में स्क्रॉल कर सकते हैं, बेसिकली जिनकी मदद से उसे कर्सर मूवमेंट कीज़ कहते हैं। और स्पेशल कीज़ जिसमें आती हैं एस्केप की, जिसमें आपने ESC देखा होगा, कंप्यूटर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होती है, और डिलीट की, शिफ्ट की, ये सभी स्पेशल कीज़ में आती हैं। ओके, उसके बाद माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसमें दो बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉलर कहते हैं, या फिर वो से बटन भी कह सकते हैं, स्क्रॉलिंग बटन, क्योंकि वो बटन का भी काम करता है। बट बेसिकली माउस में दो बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉलर होता है बीच में, जिससे हम पेज को, जो भी डेस्कटॉप पे हमें जो भी पेज दिखता है, उसे स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर या नीचे। और क्योंकि एक पॉइंटर डिवाइस है, तो हम कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप है, मॉनिटर है, उसके किसी भी हिस्से में माउस के ज़रिए पॉइंट कर सकते हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइस में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस के ही नाम है। ओके, उसके बाद लाइट पेन आता है। ये एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है, जो कि मेनली टच स्क्रीन में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, टच पैड, स्कैनर, और MICR, OCR, OMR, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, बायोमेट्रिक स्कैनर, और ओके, डिजिटल कैमरा ही है। बेसिकली हर वो चीज़ जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस में आता है। ओके,
उसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जिसके ज़रिए कंप्यूटर हमें हमारे इंस्ट्रक्शन का या हमारे इनपुट का रिजल्ट देता है, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, हमने माउस के ज़रिए कंप्यूटर को इनपुट दिया कि मुझे ये फाइल खोल कर दो, मतलब हमने माउस के ज़रिए डबल क्लिक किया उस फोल्डर पे और कंप्यूटर ने आउटपुट में वो फोल्डर खोल के हमें डेस्कटॉप पर दिखा दिया, तो और वो दिखाया हमें उसने मॉनिटर पे। तो मॉनिटर सबसे पहली आउटपुट डिवाइस होगी और इसे VDU या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसकी जो बेसिकली जो छोटे इमेजेस जिस रूप में बनती हैं इस मॉनिटर पर, वो एक छोटी छोटी डॉट्स के मिलने से बनती हैं, जैसे हम पिक्सल्स कहते हैं, ये आपने ज़रूर सुना होगा। इसे पिक्चर एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और कंप्यूटर स्क्रीन कितनी स्मूथली चलेगी उसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ दी स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स में आती है। आपने मोस्टली सुना होगा 120 हर्ट्ज़ या फिर 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है, वो बेसिकली उनकी रिफ्रेश रेट है, कितना स्मूथली एक कंप्यूटर की जो स्क्रीन है या फ़ोन की जो स्क्रीन है वो काम करेगी, उसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है और ये हर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। ओके, अब मोनोक्रोम डिस्प्ले सिर्फ दो कलर्स को यूज़ करती है, ब्लैक और वाइट। ओके, और टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ एक कलर यूज़ करती है। और जो कलर डिस्प्ले होती है उसमें 256 कलर्स एक टाइम पर दिखते हैं हमें। ओके, वैसे इसमें इनके जो पिक्सल्स होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं और उसी की मदद से हमें अलग अलग तरह के ये चित्र कह लो या फिर इमेजेस आप कह सकते हैं, ये सभी हमें एक मॉनिटर पर दिखती हैं। अब रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, रेजोल्यूशन मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में, वर्टिकल बेसिकली डायरेक्शंस में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं एक स्क्रीन पर, उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। ओके, जो कि आमतौर पर 1080 बाय 720 या फिर और भी रेजोल्यूशंस होते हैं स्क्रीन में। डॉट पिच, डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स। ओके, दो कलर्ड पिक्सल्स के बीच में डायगोनल डिस्टेंस जो होता है उसे डॉट पिच कहा जाता है। अब जितना छोटा डॉट पिच होगा रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि पिक्सल्स उतने ज़्यादा एक स्क्रीन में आ पाएंगे। रिफ्रेश रेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब टाइप ऑफ डिस्प्लेस, देखिए टाइप ऑफ डिस्प्लेस में सबसे पुराने आते थे CRT मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब, जो आई एम श्योर आपने देखे होंगे, जो एक बड़े जो पहले टीवी आया करते थे, एक बहुत बड़े बक्से की तरह दिखते थे, उन्हें CRT टीवीज़ कहा जाता था और वही CRT डेस्कटॉप थे। ओके, इनका फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब था और इनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। उसके बाद LCD डिस्प्लेस आए, जिन्हें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, जो कि मॉडर्न टाइम पर भी आते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर्स में। उसके बाद LED डिस्प्लेस आए, जिसे लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है, और इसमें मेनली 3 तरीके के कलर्स होते हैं, R, G और B, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इन्हीं के मिलने से ये बाकी सभी कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर आती हैं OLED डिस्प्लेस, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए OLED डिस्प्लेस में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आपको दिखेगी डिस्प्लेस के मामले में, लेकिन OLED का एक बैकड्रॉ ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती हैं, नेचर की मदद से बनाई जाती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं बनी होती। ओके, धीरे धीरे इनमें स्क्रीन में बेसिकली बर्न दिखने लगता है हमें, वो जलने लगती है स्क्रीन और उसके कलर्स डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। उसके बाद आती हैं एमोलेड डिस्प्लेस। एमोलेड डिस्प्लेस फास्टर रिस्पॉन्स टाइम देती हैं, हायर ब्राइटनेस और स्मूदर मोशन की वजह से मैक्सिमम डिवाइसेस में आज के समय में यूज़ की जाती हैं। ओके, OLED डिस्प्लेस का ही एक एडवांस्ड वर्जन है एमोलेड, जिसे एक्टिव मैट्रिक्स OLED कहा जाता है। ओके, और मोस्ट ऑफ दी स्मार्टफोन इंडस्ट्री एमोलेड डिस्प्लेस आज के समय में यूज़ करती है। इवन लैपटॉप्स में भी OLED या एमोलेड डिस्प्लेस आने लगे हैं अब। उसके बाद 3D मॉनिटर, जो कि बेसिकली एक 3D पिक्चर हमें दिखाने की कोशिश करता है, और TFT डिस्प्लेस, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, ये भी एक तरह की LCD डिस्प्लेस हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में आता है प्रिंटर। ये प्रिंटर बेसिकली हम जो भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, हमने मान लीजिए हमने कंप्यूटर को
इनपुट दिया कि मुझे इस वेब पेज का एक प्रिंट निकाल कर दो, तो आउटपुट के तौर पर कंप्यूटर यूज़ करेगा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर को और आपको एक पेज निकाल कर प्रिंटर के ज़रिए देगा और वो आपका रिजल्ट होगा। ओके, अब प्रिंटर्स की जो स्पीड है वो CPS में मेजर की जाती है, कैरेक्टर्स पर सेकंड, लाइंस पर मिनट या फिर पेजेस पर मिनट में। ओके, और इसका जो रेजोल्यूशन होता है उसे DPI या फिर डॉट्स पर इंच भी कहा जाता है। अब मॉडर्न प्रिंटर्स जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट पोर्ट्स, USB या फिर वाईफाई से भी कनेक्ट होने वाले प्रिंटर्स आज के समय में आते हैं, देखने को मिल जाते हैं। अब प्रिंटर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इनका सीधा सीधा मतलब ये है, इम्पैक्ट प्रिंटर एक रिबन के ज़रिए चलता है। ओके, ये ब्लैक रिबन है और इस पर जब इम्पैक्ट पड़ता है लेटर्स का, तब ये रिबन इम्पैक्ट करती है पेपर पे और तब जाके प्रिंट होता है। जो मेनली आपने पुराने टाइपराइटर्स में देखा होगा, जिनमें एक पतला कपड़ा लगा होता है, रिबन होती है, जो कि जब उस पर जब लेटर स्ट्राइक करते हैं और वो रिबन जाकर एक पेज पर स्ट्राइक करती है, तब जाकर लेटर प्रिंट होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स चार तरह के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक कैरेक्टर एक समय पर ही प्रिंट कर सकते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर्स, ये डॉट मैट्रिक्स से ज़्यादा रिलायबल थे और टाइपराइटर कीज की तरह ये प्रिंट करते थे। ओके, उसके बाद लाइन प्रिंटर, जो कि एक पूरी लाइन को एक समय में प्रिंट कर सकते थे। और ड्रम प्रिंटर, जिनमें सिलेंड्रिकल ड्रम को यूज़ किया जाता था प्रिंटिंग मैकेनिज्म के तौर पर। फिर आ गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रिंटर इंडस्ट्री में, और ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसमें हमें रिबन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बिना पेपर इम्पैक्ट किए ही, मतलब पेपर पर किसी तरह के इम्पैक्ट के बिना ही हम चीज़ों को प्रिंट कर सकते थे। और इसमें ग्राफिक्स, इमेजेस को भी आसानी से प्रिंट किया जा सकता था। इसमें इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और इसमें सबसे पहला है इंकजेट प्रिंटर, जो कि इंक को स्प्रे करता है पेपर पर कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए और इमेजेस को भी प्रिंट करने के लिए, जो एक हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स इमेज बनती है। उसके बाद आते हैं थर्मल प्रिंटर, जो कि बेसिकली हीट का यूज़ करता है कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। लेज़र प्रिंटर्स, जो कि ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है, लेज़र का उपयोग करता है प्रिंट करने के लिए। इलेक्ट्रोग्राफिक या फिर इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स, जो कि मेनली हमें फोटोशॉप, जो फोटोकॉपी वाली शॉप्स होती हैं, उन पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में आता है प्रोजेक्टर, प्लॉटर और स्पीकर। ओके, ये भी आउटपुट डिवाइसेस ही हैं, क्योंकि सीधी बात है, प्रोजेक्टर हमें एक डिस्प्ले पर कुछ प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है, यानी कि वो एक आउटपुट दे रहा है। हम उसको इनपुट देते हैं कि इस वीडियो को या इस मूवी को चलाओ, और तब जाकर वो एक स्क्रीन पर वाइट पर्दा होता है, उस पर एक मूवी को उसको चलाता है, जो कि उसका आउटपुट है। इसी तरह स्पीकर भी काम करता है, हम उसको इनपुट देते हैं गाना चलाने के लिए और वो गाना चलाता है, आउटपुट देता है हमें। अब ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट दोनों का ही काम करते हैं। ओके, इसमें मॉडेम्स आते हैं, जो कि बेसिकली वाईफाई के लिए काम करते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेटवर्क कार्ड्स, टच स्क्रीन, दोनों ही इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करते हैं। हेडसेट्स और फैक्स मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है फैक्सिमाइल, और ऑडियो और साउंड कार्ड्स। अब ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन्हें कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब पोर्ट्स बेसिकली कंप्यूटर में आपने ज़रूर देखे होंगे, कंप्यूटर्स, टीवीज और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनमें पोर्ट्स ज़रूर होते हैं। इवन हमारे स्मार्टफोन्स में भी टाइप सी पोर्ट होता है। ओके, फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होते हैं, ये भी कंप्यूटर मशीन में होते हैं और एक्सटर्नली मेनली कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं। ओके, इंटरनल में, क्योंकि वो पहले से ही कंप्यूटर में चीज़ें उस पोर्ट में या उस सॉकेट में फिट होकर आती हैं, इसीलिए हम उसे ईजिली एक्सेस नहीं कर पाते। अब पहला है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में 8 या फिर ज़्यादा डेटा वायर्स होते हैं और आपने
इस तरह के पोर्ट्स ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार देखे होंगे। ओके, जो पुराने ज़माने के प्रिंटर्स होते थे उन्हें कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट्स का ही यूज़ किया जाता था। मॉडर्न ईथरनेट, वाईफाई, यूएसबी के ज़रिए हो जाते हैं, बट पुराने ज़माने के प्रिंटर्स को पैरेलल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता था। उसके बाद सीरियल पोर्ट आए, जिसमें सिंगल वायर से 1 बिट ऑफ डेटा ही ट्रांसमिट हो सकता था, जो मेनली बारकोड रीडर्स, प्लॉटर्स और एक्सटर्नल मॉडेम्स में यूज़ किए जाते थे। उसके बाद यूएसबी, यूएसबी में अलग अलग तरह होते हैं। यूएसबी ए, ओके, यूएसबी सी जो कि आजकल स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है, माइक्रो यूएसबी जो कि स्मार्टफोन्स को ही चार्ज करने की एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इवन लाइटनिंग केबल्स जो आती हैं वो भी यूएसबी का ही एक पार्ट है, जो कि मेनली पुराने आईफोन्स में यूज़ होती थी। अब यूएसबीस 2 to 4 यूएसबी पोर्ट आमतौर पर एक लैपटॉप में या पर्सनल कंप्यूटर में प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये प्लग एंड प्ले फीचर को सपोर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं फायर वायर। फायर वायर मेनली ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इवन हार्ड डिस्क जो होती हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए भी फायर वायर का यूज़ किया जाता है। एसडी मेमोरी कार्ड स्लॉट जो कि आमतौर पर स्मार्टफोन्स में होता है साइड में, जो कि आप एक पिन के ज़रिए खोल सकते हैं, उसमें एसडी कार्ड को फिट कीजिए और उसे बंद कर दीजिए, वो एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड स्लॉट कह सकते हैं। सीरियल पोर्ट जिसे COM पोर्ट भी कहते हैं, ये इनपुट आउटपुट दोनों पोर्ट्स का ही काम करता है, और बारकोड स्कैनर्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। HDMI जो कि मेनली ऑडियो और वीडियो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जो कि डिजिटल कैमरास में भी आपको देखने मिल जाएंगे, टीवीज़ में, प्रोजेक्टर्स में, इवन कई कंप्यूटर्स में भी HDMI पोर्ट्स आते हैं, ताकि ईजिली किसी ऑडियो वीडियो डिवाइस को, मेनली डिजिटल कैमरास को, हम अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकें और उसकी फाइल्स को एक्सेस कर सकें। उसके बाद आता है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये एक आउटपुट पोर्ट है और मॉनिटर और प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। उसके बाद डिस्प्ले पोर्ट जो कि मॉनिटर और डॉकिंग स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ऑडियो पोर्ट्स जो कि मेनली पुराने स्मार्टफोन्स में देखने को मिल सकता है, आजकल ये बंद हो गए हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑडियो पोर्ट्स बेसिकली छोटा एक 3.5 mm का गोला होता था, जिसमें हम ईयरफोन्स को इंसर्ट करते थे और ईयरफोन्स के ज़रिए गाने सुना करते थे। हेडफोन्स, स्पीकर, माइक्रोफोन्स, ये सभी को कनेक्ट करने के लिए ऑडियो पोर्ट्स जो कि मेनली एक 3.5 mm जैक होता है उसे यूज़ किया जाता था। ईथरनेट जिसे लैन या RJ45 टाइप्स के ईथरनेट केबल्स आती हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनमें राउटर, स्विच, मॉडेम या फिर मॉडर्न प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। PS/2 पोर्ट ये एक इनपुट पोर्ट है और इसे कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक डम्ब टर्मिनल क्या होता है? डम्ब टर्मिनल सीधे सीधे एक आउटपुट डिवाइस है जो कि CPU से डेटा को एक्सेप्ट करता है। अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स का ही एक कलेक्शन होता है। ओके, हम देख चुके हैं, मतलब मैंने अभी बताया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसेस जो होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें रन करने के लिए बनाया जाता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होता है या फिर एक बेसिक चीज़ है जो एक सिस्टम को रन करने के लिए हमें चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर नहीं चल पाता। आप इजीली उस कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एक सिस्टम को नहीं चला पाएंगे। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने ज़रूर नाम सुना होगा, विंडोज़, ओके, मैक OS, यूनिक्स, लाइनक्स, और इवन स्मार्टफोन्स में भी एंड्रॉयड, iOS, सिम्बियन और ये सभी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब यूनिक्स जो होता है वो उसका सेंट्रल पार्ट जो है वो कर्नल बेस्ड है और कमांड बेस्ड UI इसका है, और लाइनक्स दूसरी तरफ लाइनक्स कर्नल को यूज़ करता है। लाइनक्स बेसिकली एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर लाइनक्स पर ही
जो स्मार्टफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, वो लाइनक्स पर बेस्ड होता है, और iOS जो है दूसरी तरफ वो मेनली मैक ओएस के यूनिक्स वर्जन पर बेस्ड होता है। मोर सिक्योर है। एंड्रॉयड दूसरी तरफ ओपन सोर्स है, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशंस करना बहुत आसान है। ओके। फिर बायोस, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक सिस्टम का बेसिक इनपुट और आउटपुट का प्रोग्राम जो है उसे कह सकते हैं। अब प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी इज नोन एज बूटिंग। उसके बाद आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। अब देखिए, डिवाइस ड्राइवर्स का मेन काम ये होता है कि आप जो भी डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे माउस हो, कंप्यूटर हो, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, उन्हें चलाने के लिए कंप्यूटर में ड्राइवर्स होते हैं। ओके, जिन्हें डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। आप अगर अपने कंप्यूटर से किसी स्पीकर को भी कनेक्ट करते हैं या फिर अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स कंप्यूटर में ऑल्दो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, बट अगर किसी डिवाइस को आप कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर उसे रन नहीं कर सकता, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि उसे रन करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर नहीं है। ओके। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। मेनली ये असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। ओके। अब लिंकर क्या होता है? लिंकर बेसिकली एक सिस्टम प्रोग्राम है जो मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को लिंक करने का काम करता है, ताकि एक सिंगल प्रोग्राम बनाया जा सके जिसे एग्जीक्यूट करना आसान हो। लोडर दूसरी तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लोडिंग और रीलोकेशन ऑफ दैट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमने लिंकर के जरिए एग्जीक्यूट किया था, उसे लोड और रीलोकेट करने के लिए मेन मेमोरी में लोडर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम एप्लीकेशंस के ज़रिए या फिर ऐप्स के ज़रिए इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि एक यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपना जो भी वर्क होता है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। अब इसमें भी कैटेगराइजेशन है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, देखिए इन सभी का कैटेगराइजेशन पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, दोनों के फंक्शंस कौन सी डिवाइसेस फुलफिल करती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी हैं, और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ओके, इसीलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम मेनली डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपने सुना होगा, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें हम स्प्रेडशीट्स को बनाते हैं और डेटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके और एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, जिसे हम पीपीटी भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आता है, जो कि मेनली इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का काम करता है। ओके, स्लाइड्स के ज़रिए विजुअली हम उसे लर्न कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे लोटस, फ्रीलांस ग्राफिक्स, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोरल प्रेजेंटेशंस। ये सभी एग्जाम्पल्स भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली अपने डेटाबेस को सॉर्ट और मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसे यूटिलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल पैराडॉक्स, माई एसक्यूएल, ओपन ऑफिस, और ये सभी बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं एक विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए डेस्कटॉप प्रिंटिंग में, और बेसिकली डेस्कटॉप पे हमें जो पेजेस दिखते हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें कोरल ड्रॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, अडोबी पेज मेकर, क्वाक एक्सप्रेस, अडोबी इलस्ट्रेटर, ये सभी इसमें यूज़ किए जाते हैं।
ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर या फिर इमेज एडिटिंग, मेनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या फिर इमेजेस जो फोटोज़ होती हैं उन्हें एडिट करने में काम आते हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है अडोबी फोटोशॉप, ओके, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पिकासा, इन सभी जो भी बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं। आजकल कैनवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में ही आएगा। उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस, बेसिकली वीडियो प्लेयर को एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं। वीडियो प्लेयर्स या फिर ऑडियो प्लेयर्स, ये सभी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है VLC मीडिया प्लेयर, या फिर आपने अपने फ़ोन्स में यूज़ किया होगा MX प्लेयर, ओके। तो ये सभी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर पर, जिनका एक ही स्पेसिफिक टास्क होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अलग हैं, ओके, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आम आदमी यूज़ कर सकता है, बेसिकली लार्ज पब्लिक यूज़ कर सकती है उसे, ओके। लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स को कुछ ही जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, जिसे मेनली डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यूज़ किया जाता है। इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक होता है, जो भी दुकानों पर जो भी सामान होता है, स्टॉक, उसे मैनेज करने के लिए और परचेजिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें फिशबोल, एडवांस प्रो इसके एग्जांपल्स हैं। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरोल बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी की एम्प्लॉयज़ को जो भी वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं, कंपनसेशन मिल रहे हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्वियसली होटल सेक्टर में यूज़ किया जाता है। सारे जो भी होटल की मैनेजमेंट हैं उन्हें एक बेसिकली व्यवस्थित तरीके में रखने के लिए होटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि बेसिकली जो टिकट्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं, उन सभी के टिकट्स बुक करने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो ट्रैवल वेबसाइट्स होती हैं, यात्रा.com या फिर GoIBO, ये सभी रिजर्वेशन सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, जो कि मेनली स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, बच्चों के, स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड्स जो हैं उन्हें जनरेट करने के लिए। उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि मेनली अकाउंट्स लाइन में यूज़ किया जाता है, और इसमें टैली, जिसमें जो आपने ज़रूर सुना होगा, टैली का नाम बहुत बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, जो कि मेनली अकाउंटेंट्स या फिर कंपनीज यूज़ करती हैं। बिलिंग सिस्टम्स, बिल को जनरेट करने के लिए, आप चाहे कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट का हो या फिर ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें आपको डेली बेसिस पर बिल्स जनरेट करने होते हैं, उसमें बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अब सिस्टम यूटिलिटीज़, ये बेसिकली कंप्यूटर के मेंटेनेंस और टास्क से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस होती हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है डिस्क कंप्रेशन। इसका काम हार्ड डिस्क को कंप्रेस करना और जो भी हार्ड डिस्क में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कंप्रेस करना इस डिस्क का काम होता है, ओके। डिस्क फ्रैगमेंटर, मतलब डिस्क में फ्रैगमेंट्स बनाना ताकि डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। उसके बाद बैकअप यूटिलिटीज़, इट कैन मेक अ कॉपी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क एंड रीस्टोर ईदर द एंटायर डिस्क और सेलेक्टेड फाइल्स। बैकअप यूटिलिटीज़ बेसिकली जितनी भी डिस्क में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रीस्टोर करने के लिए, या फिर यानी कि कुछ सेलेक्टेड फाइल्स को या फिर पूरी ही डिस्क को रीस्टोर और बैकअप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्क क्लीनर्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं फाइल्स को ढूंढने में, जो कि बहुत ही लंबे समय से यूज़ ना की गई हों, ऐसी फाइल्स को ढूंढने में डिस्क क्लीनर्स का यूज़ किया जाता है। एंटीवायरस, आई एम श्योर आपने ज़रूर नाम सुना होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें AVG, McAfee, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर्स, जो कि क्रिएशन या फिर टेक्स्ट के करेक्शन में काम आते हैं, जिसमें MS वर्ड ही इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। वर्डपैड, नोटपैड, ये सभी जिस भी एप्लीकेशन से या सॉफ्टवेयर से आप टेक्स्ट को एडिट या करेक्ट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर आता है, इस कैटेगरी में आता है, ओके। अब फर्मवेयर
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, फ्रीवेयर बेसिकली जो कि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने क्रैक्ड ऐप्स का नाम सुना होगा या फिर मॉड ऐप्स का नाम अगर सुना होगा, तो वो इल्लीगल फ्रीवेयर कैटेगरी में आते हैं। फ्रीवेयर बेसिकली जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है और जो उसका ओनर है, अगर वो उस सॉफ्टवेयर को फ्री में देता है तो उसे फ्रीवेयर कहा जाता है। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, जो मेनली आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स यूज़ करते हैं डिज़ाइंस को बनाने के लिए। ओके, अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक और बार देख लेते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर कॉमन एवरीडे टास्क अक्रॉस अ वाइड ऑडियंस। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस एक लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क के लिए बनाई जाती है या फिर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए वो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। अब ये एक लिस्ट है मेजर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस या फिर इज नॉट एन एंटीवायरस। तो कोशिश करिएगा कि आपको मैक्सिमम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम याद हों, जिनमें इंपॉर्टेंट नॉर्टन है, ओके, अवास्ट एंटीवायरस है, और मैकएफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एवीजी एंटीवायरस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस जो कि आजकल प्री इंस्टॉल्ड आते हैं कंप्यूटर्स में, ये इंपॉर्टेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। ओके, सो ये थी आज की क्लास। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।